तो दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में ड्रोन्स को लेकर चर्चाएं बहुत ही ज्यादा तेज है और स्पेशली दो तरह के ड्रोन्स की चर्चाएं बहुत ही ज्यादा हो रही है। एक तो है अमेरिकन MQ-9B ड्रोन जो कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के लिए ही खरीदे जाने हैं 31 के नंबर्स में। इनकी डील को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला पिछले कुछ समय में। इसके अतिरिक्त दोस्तों हर्मिस 900 ड्रोन जो कि इजरायली ड्रोन है। इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम इसका निर्माण करती है और इसे अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अडानी डिफेंस के साथ मिलजुल कर। इस हर्मिस ड्रोन का जो भारतीय वेरिएंट है इसे दृष्टि 10 कहा जा रहा है और अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि इस ड्रोन से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त खुद इजराइल की फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए भी भारत में बने ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं और वो इस समय गाजा के अंदर युद्ध में शामिल भी किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये इजरायली ड्रोन जरूर है और हमें कोई बहुत बड़े स्केल पर इसको लेकर टेक्नोलॉजी भी नहीं मिली है, लेकिन इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट है। बताया जाता है कि 65% कंपोनेंट स्वदेशी हैं और उनका इस्तेमाल इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम भी भारत में डेवलप हो रहा है और भारत की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छे वर्ल्ड क्लास ड्रोन से पूरी भी हो सकती है। तो इस तरह की खबरें चली रही थी, लेकिन बीच में एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई थी और वो जुड़ी हुई थी DRDO के स्वदेशी प्रोजेक्ट से संबंधित और ये था रुस्तम 2 या फिर जिसे टपस BH-201 भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इस ड्रोन को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी। लगभग 2000 करोड़ के आसपास हमने इसमें इन्वेस्ट भी किया। काफी लंबे समय तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा और हमें उम्मीद थी कि ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा और एक बेहतरीन मेल कैटेगरी का ड्रोन साबित होगा जो कि लगभग 24 घंटे के आसपास का एंड्योरेंस हमें देगा और इसके अलावा 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ये उड़ने में सक्षम भी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ माइनर प्रॉब्लम सामने निकल कर आई और वो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी कि जो एंड्योरेंस हम लोग 24 घंटों का एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 24 घंटे ना होकर केवल 18 घंटे का रहा। तो यहाँ पर 6 घंटे का लॉस हुआ। इसके अतिरिक्त जो एल्टीट्यूड था, जो लास्ट टाइम इसका टेस्ट किया गया था उस दौरान इसने 28,000 का एल्टीट्यूड प्राप्त कर लिया था। तो जो 30,000 फीट का एल्टीट्यूड चाहिए था वो भी यहाँ पर अचीव नहीं हुआ। इसके साथ साथ कुछ ही महीनों पहले टेस्ट फ्लाइट के दौरान इसका एक क्रैश भी देखने के लिए मिला था। तो इन सारी चीजों ने मोरल इतना ज्यादा लो कर दिया कि इस ड्रोन के डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक दिया गया और अल्टीमेटली इसके ऊपर जो मिशन मोड से काम किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब ना तो ज्यादा इसके लिए फंड जारी किया जा सकता है, ना ही इसकी डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और ना ही इस ड्रोन से विशेष कोई एक्सपेक्टेशन बाकी था कि इसे बड़ी संख्या में भारतीय फोर्सेस इस्तेमाल करेगी। कारण ये था कि हमारे पास कुछ और सिमिलर से भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें आर्चर NG है जो कि इसी तरह का ड्रोन होगा, लेकिन वो अटैक भी कर पाएगा और इसके अलावा जो हमारा स्टेल्थ प्रोग्राम है जिसे घातक नाम दिया गया है उसके ऊपर पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन चूंकि तपस ड्रोन को लेकर काफी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ के आसपास खर्च किया गया और काफी सालों की मेहनत भी इसके पीछे थी हमारी, तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना था। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है नौसेना से और नौसेना द्वारा DRDO के इस खोटे सिक्के को चलाने की गारंटी ली गई है। जी हाँ, दरअसल ये तो पता चली गया है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरी तरह से नहीं उतर पाया है। 24 के बजाय 18 घंटों का एंड्योरेंस दे रहा है, 30,000 फीट के एल्टीट्यूड के बजाय 28,000 फीट का एल्टीट्यूड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा लोअर कैटेगरी का है। और दूसरी बात कि सर्विलांस के लिए इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं वो वर्ल्ड क्लास DRDO के द्वारा ही तैयार किए गए हैं और वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर भी सकते हैं। केवल एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड को इशू बनाकर हम लोग इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और रही बात क्रैशेस की, तो अमेरिका के MQ-9B ड्रोन भी क्रैश होते ही रहते हैं। F-35 से भी ज्यादा महंगा ड्रोन अगर क्रैश हो सकता है तो तपस क्यों नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और अब एक्चुअली इसका इस्तेमाल करने की बात नौसेना द्वारा कही गई है, क्योंकि हम लोग विदेशी कितने भी ड्रोन खरीद लें, हम लोग हमारी पूरी रिक्वायरमेंट जो मेल कैटेगरी में है उसे अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करने चाहेंगे तो इसके लिए बहुत भारी भरकम पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होगा कि इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलांस वगैरह के लिए शुरू कर दिया जाए। और अब नौसेना बताया जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में जो सर्विलांस वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके लिए इन्हीं ड्रोन्स को खरीदने जा रही है। जी हाँ, हालांकि खरीदने से पहले इसके अंदर कुछ छोटे मोटे से चेंजेस जरूर करवाए जा रहे हैं और इनका सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद भारतीय नौसेना इन्हें खरीद सकती है। नंबर अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने नंबर्स में खरीदे जाएंगे, लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि इन ड्रोन्स को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा
और इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर ये नौसेना के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ नौसेना इन्हें एक्वायर करने जा रही है वो अगर पूरी हो जाती है तो ये मूव बाकी की फोर्सेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड एरिया है जिसके अंदर आपको सर्विलांस के काम करने हैं तो क्यों ना हम किसी दूसरे ड्रोन के बजाय इन्हीं ड्रोन को इस्तेमाल करें, ताकि विदेशी ड्रोन न खरीदने के एवज में जो भी पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल हम लोग हमारी स्वदेशी परियोजनाओं में ही खर्च करें और उन्हें पहले की तुलना में और ज्यादा रिफाइन करके नया प्रोडक्ट बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मूव है जो कि भारतीय नौसेना ने उठाया है। आई होप कि नौसेना के बाद भारतीय वायुसेना और थल सेना ये भी अपने कुछ इलाकों की सर्विलांस वगैरह के लिए तपस ड्रोन्स का इस्तेमाल जरूर करेगी।